हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th एसएसटी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना ने ज्योग्राफी चल रही थी और ज्योग्राफी का सेकंड लेसन के 3 वीडियो देख चुके हैं और तीनों वीडियो के अंदर अपन ने हिमालय पर्वत श्रृंखला और मैदान के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आज हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के साथ। तो बच्चों, मैंने बताया था कि भारत के 6 फिजिकल फीचर यानी 6 भौतिक स्वरूप की बात अपन इस लेसन में करेंगे। सबसे पहले अपन ने पर्वतीय श्रृंखला पढ़ ली, हिमालय पर्वत, फिर मैदान, आज अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार और अब अपने 3 और कौन कौन से बच गए, मरुस्थल, समुद्री तट और द्वीप, जो कि हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो बच्चों, पठार क्या होता है? पठार मतलब आप अपने दिमाग के अंदर एक मेज, एक टेबल को लाइए। टेबल कैसा होता है? ऊपर से समतल, जमीन से उठा हुआ और उसके जो किनारे होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो एक टेबल को कल्पना कीजिए, बस वो टेबल ही आपका पठार है, क्योंकि जो पठार होता है वो जमीन से ऊंचा उठा होता है। जैसे हमारे पर्वत होते हैं, ऐसे ही जमीन से तो ऊपर उठा होता है, लेकिन इसका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है और साथ में इसके जो किनारे होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? एकदम तीव्र ढाल वाले होते हैं, तीखे ढाल वाले होते हैं। तो ये होता है प्रायद्वीपीय पठार। और इसको प्रायद्वीप क्यों कहा है? प्रायद्वीप इसलिए कहा है क्योंकि ये 3 साइड तो पानी से घिरा हुआ है। 3 साइड किससे घिरा हुआ है? पानी से। और ऊपर की तरफ स्थल है, इसलिए प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 तरफ पानी से घिरा हुआ ना और एक तरफ स्थल का होना। और पठार का मतलब होता है जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग, जो ऊपर समतल हो और किनारे तीखे होते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रायद्वीपीय पठार। और आज हम इस चैप्टर और इस वीडियो के अंदर प्रायद्वीप पठार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप पठार का मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि 3 तरफ तो इसमें जल होता है और एक तरफ स्थल होता है। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारा प्रायद्वीप पठार है वो प्राचीनतम भौतिक स्वरूप है। अर्थात मैंने बात करी थी हिमालय पर्वत की, उस वक्त मैंने बच्चों बताया था कि हिमालय पर्वत नवीनतम है, यानी उसका निर्माण बाद में हुआ है। लेकिन जो हमारा पठार है, प्रायद्वीप पठार, वो प्राचीनतम क्षेत्र है। उसके बाद ये ऊंचा उठा होता है, ऊपर समतल होता है और किनारे इसके तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलें होती है। कैसे पत्थर होते हैं? क्रिस्टलीय, रूपांतरित और आग्नेय शैल इसके अंदर होते हैं। अब यदि हम बात करें तो जो जैसे अपने पहले पढ़ा था कि हिमालय पर्वत को भी हमने 3 भागों में बांटा था। अरे, महान हिमालय, फिर शिवालिक भी था और बीच के अंदर हिमाचल भी था। इसी प्रकार अपन ने मैदान को भी अलग अलग भागों में बांटा था। उत्तरी मैदान को बांटा था ना, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हमने हिमालय पर्वत को भी 3 भागों में बांटा, महान हिमालय, हिमाचल, शिवालिक। इसी प्रकार मैदान को गंगा का मैदान, इधर पश्चिम में जो मैदान था वो, और इधर अपने ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी 3 मैदान के अंदर बांटा था। तो आज हम हमारे प्रायद्वीपीय पठार को भी 6 भागों में बांट सकते हैं। यानी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर 6 प्रकार की स्थलाकृति होती है। कौन कौन सी 6 प्रकार की स्थलाकृति? मध्य उच्च भूमि, दक्षिण का पठार जिसको दक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार भी कहते हैं, ये पश्चिमी घाट, पूर्व दिशा में पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप जिसे काली मृदा भी कहते हैं, और अरावली पर्वतमाला है। तो बच्चों, ये 6 नाम पहले तो आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए। कौन से 6 नाम है हमारे प्रायद्वीपीय पठार के अंदर? कौन कौन सी 6 स्थलाकृति है? मध्य उच्च भूमि, ठीक है, दक्षिण का पठार, तीसरा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और अरावली। अब आप एक बार वापस से नक्शे की तरफ आ जाइए। आपको इंडिया का यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रखा है नक्शे का। तो अपन ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर तो क्या था, हिमालय पर्वत था, और हमने यहाँ हिमालय पर्वत के दक्षिण के अंदर हमने मैदान की बात करी। अब हम इस त्रिभुजाकार वाले भाग पे आ जाते हैं कि जो भारत के दक्षिण के अंदर जो त्रिभुजाकार भाग है वही हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर भी हम 6 भागों को इसके अंदर नामांकित करेंगे। सबसे पहले मध्य उच्च भूमि, तो ये जो मालवा का प्लेट्यू होता है, मालवा का पठार होता है, वहां पर ये मध्य उच्च भूमि। फिर दक्षिण का पठार, ये पूरा ही त्रिभुजाकार भाग होता है, वो डेक्कन प्लेट्यू या दक्षिण का पठार होता है। फिर इधर ये पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट आता है, इधर अरावली पर्वत आती है, इधर दक्कन ट्रैप आता है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। यहाँ पे क्या है, दक्कन ट्रैप जिसको कि अपन कहते हैं काली मृदा वाला भाग, और ये आ गया अरावली भाग।
इस प्रकार बच्चों मैंने आपको भारत के नक्शे में बता दिया कि जो प्रायद्वीपीय पठार की 6 तरह की स्थलाकृतियां कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि नक्शा जरूर आएगा आपके ज्योग्राफी के अंदर। तो हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं हमको ये पता होना चाहिए कि नक्शे में वो कहाँ पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि प्लेट्यू के अंदर पठार के भाग में क्या है। तो मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा नदी के उत्तर में है, ठीक है। दक्षिण में सतपुड़ा है, अर्थात जो हमारा ये मध्य उच्च भूमि पठार है ये किसके उत्तर में है, नर्मदा नदी के तो उत्तर में है। और इसके दक्षिण के अंदर क्या है, यहाँ से सतपुड़ा पहाड़ चालू हो रहा है। फिर इसका जो अधिकांश भाग यहाँ पर ये मालवा का प्लेट्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मालवा का पठार है यहाँ पर। फिर उत्तर पश्चिम के अंदर अरावली पर्वतमाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये राजस्थान और गुजरात के अंदर अरावली पर्वतमाला है। फिर इसका जो पूर्व के अंदर विस्तार कैसे है, अरावली पर्वतमाला से स्टार्ट हो रहा है, मालवा का प्लेट्यू, बुंदेलखंड का प्लेट्यू, बघेलखंड का प्लेट्यू या जिसको प्लेट्यू मतलब पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार और ऐसे होते हुए पूर्व के अंदर राजमहल की पहाड़ियों के अंदर बच्चों ये खत्म होता है। तो आप वापस नक्शे पर आ जाइए, यहाँ पर अपना ये मालवा प्लेट्यू है। तो जो हमारा ये जो मध्य उच्च भूमि है वो पठार कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ अरावली की पर्वत श्रृंखला से प्रारंभ हो रहा है। अरावली के पर्वत श्रृंखला से आता हुआ ये मालवा के पठार में आया, फिर यहाँ पर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर और यहाँ पर आ जाता है वापस से अपना राजमहल की पहाड़ियाँ। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि मध्य उच्च भूमि पठार किस तरह से, ये नर्मदा के ऊपर है, इसके दक्षिण के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है, मालवा के इसके अधिकांश भाग में मालवा का पठार फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम के अंदर अरावली की पर्वतमाला है और पूर्वी विस्तार कैसे जा रहा है, अरावली की पर्वतमाला, फिर मालवा प्लेट्यू, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू और लास्ट में राजमहल की पहाड़ियों के साथ ये खत्म हो रहा है। बच्चों यहाँ पर नदियाँ है ना, देखो जो हमें क्या लगता है कि नदियाँ ऊपर से नीचे आ रही होगी, लेकिन बच्चों इसमें जो नदियाँ हैं वो दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बह रही है, क्योंकि इसका ढाल इस तरह से। तो नदियाँ कहाँ बह रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है। ये बात अच्छे से याद रख लीजिए कि यहाँ नदियाँ उत्तर दिशा में बहती हैं और क्योंकि उसका ढाल उत्तर की तरफ है, यहाँ पर जो ढाल है वो कैसा है, तो नदियाँ देख लीजिए इस तरह उत्तर की दिशा के अंदर ये नदियाँ बह रही है और इसका ढाल किधर है, उत्तर की तरफ है। और कौन कौन सी नदियाँ बच्चों, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। नदियों के नाम याद रख लीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ हैं। और पश्चिम के अंदर ये सकरा हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ सकरा हो रहा है, यानी पश्चिम के अंदर तो ये चौड़ा है और पूर्व तक जाते जाते ये सकरा हो रहा है। अब ये पश्चिम में यह राजस्थान के बलुई पथरीले रेगिस्तान के अंदर मिक्स हो जाता है। मैंने बात करी है हमारा रेगिस्तान तो कहाँ है, पश्चिम में ही है, तो पश्चिम के अंदर ये कहाँ, रेगिस्तान के अंदर वापस मिक्स हो जाता है, पथरीले रेगिस्तान के अंदर। और जो छोटा नागपुर है वो वैसे तो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर है। छोटा नागपुर कहाँ पर है बच्चों, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर, लेकिन इसका कुछ भाग हमारे मेघालय के अंदर भी है। लेकिन मेघालय और हमारे जो झारखंड के अंदर जो या वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, दोनों के बीच में एक गैप आ गया है जिसको अपन कहते हैं मालदा गैप। लेकिन बच्चों ये जो मालदा गैप है वो हमको दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि गंगा नदी से लाए गए जो निक्षेपण से इसको ये भर गया है, तो अब ये पूरा ही मिट्टी से भर चुका है। लेकिन ये बात याद रखने की यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड से में तो है ही सही, लेकिन मेघालय में भी है, लेकिन ये बीच के अंदर ये मालदा गैप से ये दो भागों के अंदर बढ़ गया है और जो मालदा गैप है वो भी गंगा नदी से लाए गए निक्षेपण से अब भर चुका है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार के अपन 6 स्थलाकृति पढ़ रहे हैं, उसमें से पहली स्थलाकृति क्या हो गई बच्चों, मध्य उच्च भूमि। अब हम सेकंड नीचे की तरफ आ जाते हैं, दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार कहाँ है, नर्मदा के साउथ में, यानी नर्मदा के दक्षिण के अंदर है और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ये देख रहे हैं आप, ये त्रिभुजाकार भाग है, उत्तर के अंदर ये चौड़ा है, दक्षिण में सकरा है और ये इसका शीर्ष भाग है। ये इसका क्या भाग है, शीर्ष, और आधार कहाँ पर है, यानी सतपुड़ा के अंदर इसका आधार है। तो उत्तर में चौड़ा है और सतपुड़ा से यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और दक्षिण में ये सकरा होता जाता है।
पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है और पूर्व में कम है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल जाता है, इसलिए नदियां भी हमारी इस तरह से बहती है, क्योंकि पश्चिम में इसका ढाल ऊंचा है और पूर्व में इसका ढाल कम होता जा रहा है। पूर्व के अंदर, यहाँ पूर्व के अंदर ये महादेव, कैमूर व मेकाल पहाड़ियों से इसका सीमांकन हुआ है। किससे? महादेव, कैमूर व मेकाल पहाड़ियों से, और इसका ढाल पूर्व की तरफ है। और इसमें जैसे अपने यहाँ पर पढ़ा था ना, कौन कौन सी नदियां थी बच्चों? यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो यहाँ नदियां थी उत्तर दिशा में बहती थी, और चंबल, सिंध व बेतवा नदियां थी। तो यहाँ पर जो नदियां हमारी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। और पश्चिम घाट से पूर्व में बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, इन सभी का उद्गम स्थल तो पश्चिम घाट में। लेकिन ये नदियां पश्चिम घाट से तो उद्गम स्थल है, लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो दक्षिण का पठार, यहाँ पर तो सतत है, यहाँ पर तो कैसा है? सतत है, लेकिन यहाँ पर ये बीच में कटा फटा होता है। क्यों कटा फटा होता है? क्योंकि नदियों ने इसको काट रखा है। और आधार उत्तर में व शीर्ष दक्षिण में, हमको यहाँ पर ये बात याद रखनी होगी कि दक्षिण के पठार का जो सतपुड़ा वाला जो भाग है वो तो इसका आधार वाला भाग है, और नीचे दक्षिण के अंदर ये इसका शीर्ष भाग है। तो ये प्रायद्वीप पठार की जो सेकेंड जो स्थलाकृति है, दक्षिण का पठार, इसके बारे में अपन ने बच्चों पढ़ लिया कि नर्मदा के साउथ में है, त्रिभुजाकार है, उत्तर में चौड़ा है, सतपुड़ा से प्रारंभ हो रहा है और दक्षिण में सकरा होता जा रहा है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है, पूर्व में इसकी ऊंचाई कम है, क्योंकि ढाल इसका इस तरह से। पूर्व के अंदर महादेव, कैमूर व मेकाल पहाड़ियों से इसका सीमांकन हुआ है, इसका ढाल पूर्व की तरफ है। और जो नदियां इसके अंदर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदियां, जिसका उद्गम स्थल पश्चिम घाट है, और यहाँ होते होते ये जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गिर रही है, जिसकी वजह से इसका जो पूर्वी किनारा है, पूर्वी ढाल है, वो कहीं कहीं पे कटा हुआ है, और इसका आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में। तो बच्चों अपन ने अभी दो चीजें पढ़ ली, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। अब हम बात करते हैं पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की। बच्चों दोनों चीजें अपन एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर अंतर का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के अंदर अंतर बताइए। तो ये अपना इधर होता है पश्चिम घाट और इधर है अपना पूर्वी घाट। तो देख लीजिए पश्चिम घाट कहाँ है? पश्चिम सिरे पर, तो पूर्वी घाट पूर्वी सिरे पर। याद रखना बच्चों, कितना आसान हो गया। पश्चिम घाट है तो पश्चिम दिशा में, पूर्वी घाट है तो पूर्वी दिशा के अंदर। फिर जो पश्चिम घाट के अंदर इसकी पर्वतमालाएं कैसी है? सतत पर्वतमाला है, मतलब इसके अंदर कहीं पर भी कोई गड्ढा नहीं है, कंटिन्यूस है, समांतर पर्वत श्रेणियां हैं, जिन्हें हम सह्याद्री भी कहते हैं। जो सतत समांतर पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें हम सह्याद्री कहते हैं। लेकिन इसमें कहीं कहीं पर क्या है? दर्रे हैं। दर्रे समझते हो ना? वो दर्रे की वजह से बीच में मार्ग बना हुआ है। दर्रे मैंने पहले ही बता दिया था जब हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था कि दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है सकरा, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो इसमें सतत पर्वतमाला है, लेकिन ये तो पूर्वी घाट हमारा क्या है? कटा फटा है। हम पहले ही बता चुके हैं पूर्वी घाट क्यों कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, जो नदियां आती है पश्चिमी घाट से, वो नदियां इसके रास्ते को काट देती है, इसलिए ये वहां पर कटा फटा है। इसमें केवल दर्रे हैं तो इसको नदियों ने काट रखा है। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। लेकिन जो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची शिखर है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। अब दोनों की ऊंचाई बच्चों क्यों अलग है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर ढाल कैसे जा रहा है। पश्चिम से जब हम पूर्व में जाते हैं तो यूं ढाल है, तो जो पश्चिम घाट है वो ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है। पश्चिम घाट सतत है, ऊंचा है, और इसको सह्याद्री कहते हैं, जो नियमित या सतत पर्वतमालाएं हैं, जो समानांतर पर्वतमाला है। लेकिन जो हमारा पूर्वी घाट है वो बीच बीच में से कटा हुआ है। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। याद रखना बच्चों, पश्चिम घाट के अंदर पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ पर सतत समांतर पर्वतमाला है, जिन्हें अपन सह्याद्री भी कहते हैं। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो पूर्वी सिरे पर है, कहीं कहीं पर कटा हुआ है, कम ऊंचा है, नदियों ने इसको काट रखा है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, जिसको अपन महेंद्रगिरी कहते हैं, और इसका विस्तार पूर्व के अंदर महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। हो गया बच्चों ये दोनों तरह के घाट। अब यहाँ पर एक बात और याद रखने की, वो क्या है कि पश्चिम और पूर्व घाट
दोनों मिल करके एक गांठ के समान आकार बना रहे हैं, जिसको अपन नीलगिरी की पहाड़ियां भी कहते हैं। और यहीं पर हमारे दो मुख्य पर्यटन स्थल ऊटी और कोडाकीनाल, ये दोनों जो तमिलनाडु राज्य के अंदर है, वो दोनों ही पर्वतीय स्थल जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है, हमारे इन नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। तो बच्चों इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि दो पर्यटक स्थल प्रमुख जो पॉपुलर भी है, ऊटी और कोडाकीनाल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। और ये नीलगिरी पहाड़ियों में जहाँ पर कि पश्चिम और पूर्व घाट दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब हमारे दो चीज और बचती है इसके अंदर, एक तो है दक्कन ट्रैप और दूसरा होता है अरावली पर्वतमाला। तो बच्चों दक्कन ट्रैप और अरावली पर्वतमाला दोनों का ही बहुत अधिक अपर्दन हो चुका है, बहुत ज्यादा अपर्दन हो चुका है। और एक चिंता का विषय भी है कि इतना अधिक अपर्दन हो गया तो ये बचेंगे ही नहीं। तो जो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी से हुआ था, शांत ज्वालामुखी जो बार बार फट रहा था, और उसकी वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। और क्योंकि दक्कन ट्रैप के अंदर बहुत ज्यादा अपर्दन हो गया है तो अब ये काली मृदा के रूप में परिवर्तित हो गया है। और जब हम और यहाँ पर कहाँ पर हमारे उत्तराखंड और महाराष्ट्र के अंदर। और जब अपन बात अरावली पर्वत श्रेणी की करते हैं तो बच्चों ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर हरियाणा को स्पर्श करता है और ऐसे होते होते दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है इधर तो गुजरात और राजस्थान के अंदर है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा अपर्दन हो चुका है और यहाँ से स्टार्ट होती है। और हमारा दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है, हमारा जो राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, जो पर्वत शिखर वो कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के ऊपर राष्ट्रपति भवन है। तो अरावली पर्वतमाला पालनपुर से होती हुई हरियाणा को भी स्पर्श करती हुई हमारे दिल्ली के अंदर जाकर के एंड होता है। तो बच्चों आज अपने पूरा ही अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है कि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर 6 स्थलाकृति है, मध्य उच्च भूमि, दक्षिण का पठार, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और अरावली की पर्वतमाला है। और सबके बारे में मैंने आपको विस्तृत समझा भी दिया है और नक्शे के अंदर भी मैंने आपको रफली नक्शा बना करके बता दिया है कि ये इनकी स्थिति कहाँ है, क्योंकि सबको नक्शा भरने के लिए आता ही है। तो बच्चों इस तरह हमारा जो सेकेंड चैप्टर था उसकी 4 वीडियो अपनी अभी तक बन चुकी है, जिसके अंदर अपन ने हिमालय पर्वत श्रृंखला, मैदान और प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया है। अब हमको 3 चीजें और पढ़नी है, मरुस्थल, समुद्री तट और द्वीप, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो बच्चों इन चारों वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए और हर वीडियो के अंत में मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो से आप अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि बाद में अपन को दिक्कत नहीं आए। तो अब हम वापस से अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।